So hey guys, in this video we are going to talk about normalizing, which is a heat treatment operation और सेकंड टाइप। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? ठीक है, देखो, इसमें हम 30 से 60 मिनट तक हम उसको पर्टिकुलर स्टेज पर रख देंगे और उसको जो टेम्परेचर करेंगे कहाँ तक लाएंगे? रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। ठीक है, और इसमें जो देखो डिफरेंस क्या है उसमें एनिलिंग में और इसमें देखो, स्टील इज हीटेड टू कंपोजिशन ऑस्टेनाइजिंग स्टेट। ठीक है, ऑस्टेनाइजिंग स्टेट तक उसको हीट करते हैं। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसका टाइम। और इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है इसमें और उसमें एनिलिंग में कूलिंग रेट का डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, एंड ऑल और एस कुड नॉट रिलीज मीन्स पार्शियली रिलीज। तो देखो आर एस क्या है? ये है रेजिडुअल स्ट्रेस, मतलब रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो कम्प्लीटली रिलीज नहीं होती, थोड़ी सी रिलीज होती हैं। और लो फॉर्मेबिलिटी इन दिस केस, फॉर्मेबिलिटी जो होती है थोड़ी लो होती है इन द केस ऑफ एज कम्पेयर टू एनिलिंग। ठीक है, फॉर्मेलिटी थोड़ी सी कम होती है और स्ट्रेंथ और हार्डनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ गए होगा ना, इसी वजह से तो फॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज हार्ड मटेरियल हो चुका है तो फॉर्मेबिलिटी अब थोड़ा सा कम हो गई होगी। और जैसे ही मेटल हार्ड होता है और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है तो साथ साथ मशीनेबिलिटी जो होती है उसकी वो कम हो जाती है। अब लो डक्टिलिटी देन एयरिंग, डक्टिलिटी भी लो हो जाएगी। समझ गए होगे, ये दोनों तो मतलब हम इनको एक तो नहीं कहते, बट ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम चलती हैं। अगर फॉर्मेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डक्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स, और इसमें जो स्ट्रक्चर साइज होता है वो फाइन ग्रेन्स होता है। ठीक है, और ऑस्टेनाइट इनटू फाइन परलाइट ये डिकम्पोज हो रहा है इसमें, ऑस्टेनाइट इनटू फाइन परलाइट। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोल्ड वर्कड सो नॉर्मलाइज इन यूज्ड फॉर स्ट्रेस रिलीज इंस्टेड ऑफ एनिलिंग। तो इसमें जो है ये हम इसको स्ट्रेस रिलीजिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब होता है कोर हार्डनिंग। कोर हार्डनिंग, हाई कार्बन स्टील इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें पहली बुलेट पॉइंट यही है कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करेंगे और फॉलोड बाय सडन कूलिंग क्वेंचिंग। तो देखो क्वेंचिंग का पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वेंचिंग होता क्या है। क्वेंचिंग मतलब ये है कि वेरी हाई टेम्परेचर से हम डायरेक्ट किसी में हम उसको बहुत ही ठंडे मीडियम में एक साथ ले आना। तो देखो उससे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्विंचिंग, रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड। ठीक है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाएंगे उसमें साथ साथ, और स्ट्रेसेस कोरोजन आर इंड्यूस्ड। ठीक है, कोरोजन स्ट्रेस जो होता है वो भी आ जाता है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है ना। और क्विंच क्रैक फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, क्विंच क्रैक सीधी सीधी बात है, उसमें जो थोड़ी बहुत तराड़ भी होती हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो जैसे ही हम वेरी हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम में लाते हैं उसकी शेप भी डिस्टोर हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, और रिटेन्ड ऑस्टेनाइट फॉर्म, और अपनी ऑस्टेनाइट फॉर्म को रिटेन करना स्टार्ट कर देता है वो। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस है ये कि हम वो जो ऑस्टेनाइट होता है उसको मर्टेनसाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑस्टेनाइट इनटू मर्टेनसाइट। और एफसीसी स्ट्रक्चर जो है वो बीसीसी में ट्रांसफ़र हो जाता है, बीसीटी में। ठीक है, टी फॉर ट्राइगोनल, ना कि बीसीसी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो आरसी की वैल्यू है, ठीक है, इसकी है 65। आरसी क्या होता है? रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन सी स्केल। ठीक है, इसका पता होगा। मर्टेनसाइट डिफाइंड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन of carbon in BCC form in alpha iron but existing in BCT configuration। ठीक है, समझ गए होगे इसका मतलब, अपने आप ही पढ़ गए। BCC फॉर्म में और अल्फा आयरन बट एग्जिस्टिंग इन BCT कॉन्फ़िगरेशन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर BCT कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है इस चीज़ का। ओके, अब जो 2% मर्टेनसाइट था वो अल्फा फेराइट में कन्वर्ट हो गया प्लस सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसकी और इसका हम रेशो निकाल लें अगर, तो 2 डिवाइडेड बाई 0.25 इक्वल टू है 250 टाइम्स। तो कितना स्ट्रॉन्गर हो चुका है हमें फाइनल प्रोडक्ट है वो 250 गुना। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट की देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑस्टेनाइट मर्टेनसाइट देखो, टेक प्लेस द स्पीड ऑफ साउंड, कि कितनी स्पीड से ये कन्वर्ट होता है ऑस्टेनाइट इंटू मर्टेनसाइट।
ये होता है स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से। और सेकंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। मर्टेन साइट जो ट्रांसफॉर्मेशन है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एक साथ से हो जाता है वो, जो भी जैसे हम उसमें डिप करते हैं क्विंचिंग मीडियम में, समझ गए ना, वाटर जो है क्विंचिंग मीडियम वहाँ पर। और मर्टेन साइट इज़ डिफ्यूजनलेस प्रोसेस। मर्टेन साइट में ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम लगेगा कि वो, जैसे मैंने रूम वो फ्रेग्रेंस वो वाला एग्जांपल दिया था कि एक रूम में परफ्यूम स्प्रे कर दिया जाता है तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाता है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो उसमें ये डिफ्यूजनलेस प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट एक साथ हो जाता है बिकॉज वेरी हाई स्पीड है, समझ गए। तो मर्टेन साइट नेवर गोज टू 100% कंप्लीशन एट रूम टेम्परेचर। तो ऑस्टेनाइट जो मर्टेन साइट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता 100%, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। और किसी टेम्परेचर पर हो सकता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर कभी नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कूलिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द FCC इंटू BCC। जो कूलिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं उसमें, उसी की वजह से FCC स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होती है BCC स्ट्रक्चर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि FCC स्ट्रक्चर BCC में किसकी वजह से ट्रांसफॉर्म होती हैं, जो क्विंचिंग मीडियम में डिप करते हैं तो कूलिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो जाती हैं, इसी वजह से वो FCC इंटू BCC हो जाता है। और मास ट्रांसपोर्ट, तो मास ट्रांसपोर्ट है वो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, और डिफ्यूज़न वही डिफ्यूज़न है तो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, और उसी को मास ट्रांसपोर्ट में हेल्प होती है, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट ड्यू टू शेयर कॉज ऑफ शेयर कंपोजिशन और कूलिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो उसमें शेयर स्ट्रेस आ जाते हैं, तो शेयर कंपोजिशन ऑफ कूलिंग स्ट्रेसेस, समझ गए हो गए आप इसको भी। और रिटेन ऑस्टेनाइट इज मेटलर्जिकल unstable at room temperature. As a result, it bring about dimensional changes it previously quenched components from season to season. Hence, it is precision manufacturing application. Retained austenite is eliminating using followed method. अब इसमें जो भी है प्रॉब्लम्स आई हैं वो देखो अलग अलग टाइप से हम उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। पहला है सब जीरो कूलिंग। रिटेन्ड ऑस्टेनाइट में देखो सबसे पहली बात मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझा देता हूँ अब डायरेक्ट, ठीक है। देखो अब सपोज करो हमने कोई रिटेन्ड ऑस्टेनाइट से कोई कोर बना लिया। कोर क्या होता है? कोर सपोज करो वो है जो सीट मेटल है ना, उसमें हमको होल क्रिएट्स करने हैं रेगुलर, ठीक है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम रिटेन्ड ऑस्टेनाइट से बनाते हैं, ठीक है, तो उसका बिहेवियर है कि रूम टेम्परेचर पे अलग अनस्टेबल है वो, ठीक है। अनस्टेबल मतलब कि थोड़ी देर बाद उसकी मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी डायमेंशन चेंज होती रहेंगी। तो हमको क्या होगा, अगर हमने सपोज करो गर्मियों में हमने कुछ होल्स बनाए उसी कोर से, ठीक है, और हम फिर सर्दियों में बनाने लगे तो वो फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी, अलग टेम्परेचर है गर्मियों का और सर्दियों का अलग। तो इसकी वजह से उसमें डायमेंशन चेंज की वजह से एक ही उससे हमने अलग अलग डायमेंशन के होल बना लिए, और जबकि हमको ऐसा चाहिए नहीं। तो ये सीजन डिपेंडेंट कर रहा है, और सीजन मतलब टेम्परेचर। तो हमको चाहिए क्या, प्रीसाइज मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन इसका। तो हमको क्या करना होगा, हमें रिटेन्ड ऑस्टेनाइट से ये सब प्रॉपर्टीज एलिमिनेट करनी होगी, ठीक है। समझ गए होगा बिल्कुल, मैंने डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड समझा दिया एक। तो अब जो है मेथड कौन कौन से है वो, तो सबसे पहला है सब जीरो कूलिंग, कि जो रिटेन्ड ऑस्टेनाइट है हम उसको मर्टेन साइट में कन्वर्ट करेंगे सब जीरो कूलिंग टेम्परेचर पर लाके, ठीक है। पहला मेथड ये हो गया। अब है परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि रिटेन्ड ऑस्टेनाइट को जब मर्टेन साइट में मतलब हम चेंज कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक प्रेसेस के थ्रू यूज करेंगे, मतलब उसको थोड़ा हार्ड कर देंगे, मतलब जैसे होता नहीं टाइट कर देना और मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा देना उसकी। तो हम उसको हाइड्रोलिक प्रेसेस के बीच में रख के तब उसको परमानेंट डिफॉर्म कर लेंगे। तो उससे फिर जो टेम्परेचर होगा वो वाला रूम टेम्परेचर पे वो ऐसा चेंजेस बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो अब आता है हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। तो मतलब हाई टेम्परेचर टेम्परिंग का मतलब है कि पहले ही सपोज करो कुछ हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहे थे हम, उसके बाद में हम 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस पे लाकर उसको स्लो कूलिंग कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा स्लो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद में जब हम लास्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी पहले के कंपेयर में काफ़ी चेंज हो चुकी है। और उसके बाद में मेथड आता है टेम्परिंग साइकिलिंग। तो हमने पहले जैसे एक करा ऐसे ही हम
बार बार रिपीट्स करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो टेम्परिंग साइकिल अप्लाई करते हैं उस पर। और ये कर क्यों रहे हैं हम सारी चीज़ें, उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस को रिलीज़ करने के लिए, और डक्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, और टफनेस इंक्रीज़ करने के लिए। अब जब हम ये सब चीज़ अप्लाई कर लेंगे और हमारी ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उसमें रेजिडुअल स्ट्रेस हट जाएगी, डक्टिलिटी आ जाएगी, और टफनेस भी आ जाएगी, तो रिटेन्ड ऑस्टेनाइट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेनाइट में, है ना। और बेनाइट की स्ट्रक्चर जो होती है, कि स्ट्रक्चर वो होती है BCC, और उसकी रॉकवेल हार्डनेस नंबर ऑन सी स्केल जो होता है 55, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ हार्डनिंग, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जहाँ तक अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आल्सो इट, ओके। और यहाँ पे समझ लेना यार, देखो एक टू वर्ड है नॉर्मलाइजिंग का भी समझा दिया, कोर हार्डनिंग भी समझा दिया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझा दिए, और इसका जो एप्लीकेशन था वो भी समझा दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। थैंक यू।